सो प्रीवियस लेक्चर में हमने 60% आई कैन से रेवेन्यू रिकॉग्निशन को समझ लिया था कि सर रेवेन्यू किस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। उसके 5 मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट आईएफआरएस है, हमेशा काम आने वाला आईएफआरएस। आपकी किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे हर जगह आएगी, चाहे सीपीए हो, एसीसी हो, यूएससी हो, हर कोर्स में आईएफआरएस 15 होगा। सो हम अब जो लास्ट मॉडल पे आए हैं, 5 में से 4 हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सो पहले थ्योरी भी पढ़ना है हमने इसकी और प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी डिस्कस करना है। तो एक वर्ड पे फोकस कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब एग्जांपल दें हम, एक कस्टमर आपके पास आता है 31 दिसंबर को और वो आपको गुड्स के लिए एडवांस दे जाता है। बोले 50,000 रुपये आप एडवांस रखो, मुझे जो गुड्स है वो नेक्स्ट ईयर से लेकर नेक्स्ट ईयर आपसे उसकी डिलीवरी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि सर इस ईयर में तो हमें केवल एडवांस रिसीव हुआ है, सर्विसेज या गुड्स तो हम कब प्रोवाइड करने वाले हैं, उसको नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे रेवेन्यू भी क्या करेंगे, रेवेन्यू भी हम नेक्स्ट ईयर को रिकॉग्नाइज करेंगे, करंट ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो सर जनरल एंट्री क्या पास करें? लाख टके की बात तो यही है कि जनरल एंट्री क्या पास होनी चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जनरल एंट्री अगर हम देखें, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी आपको मिला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टू अर्न अर्नड, अर्न अर्नड। ये जो 50,000 है हमें मिल गया, ये अनअर्नड रेवेन्यू है। तो जनरल एंट्री हमने क्या पास करनी है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, ये हमें 31 दिसंबर को रिसीव हुआ है सर। तो जब आपको 31 दिसंबर को केवल पैसा रिसीव हुआ है तो आप रेवेन्यू को थोड़ी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे सर? नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे और इस अनअर्न्ड रेवेन्यू को, अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्या कर देंगे? रिवर्सल कर देंगे टू रेवेन्यू 50। ये आपकी क्या है? जनरल एंट्री होगी। दैट्स ऑल, बस इतना सही था इसमें। जनरल एंट्री हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर लिया। मतलब हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू इज व्हाट? इट इज योर लायबिलिटी। ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। सो वो यही कहना चाहते हैं कि आपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है? जब सर हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, मतलब आप किसी से पैसा ले लो, जैसे मैंने अगर मान के चलिए किसी को सर्विसेज नहीं दी, पैसा ले लिया, दिस इज नॉट माय रेवेन्यू। जैसे मैं आईएफआरएस का कोर्स पढ़ाता हूं, बच्चों से फीस एडवांस रिसीव करता हूं, दिस इज नॉट माय रेवेन्यू अंटिल मैं ओवर द पीरियड परफॉर्मेंस दे रहा हूं ना। जैसे जैसे मैं परफॉर्मेंस देते जाऊंगा, जैसे मुझे पता है, चलिए तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि हम सेकंड लेक्चर में हैं, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाइड होता है? या तो आप सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, या आप सामने वाले को जो प्रॉमिस गुड्स था उसका ट्रांसफर कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास 31 दिसंबर को कोई ने 50,000 रुपए एडवांस दे दिया, हमने उसको नेक्स्ट ईयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये गुड्स देना है। तो जब पेमेंट रिसीव किया तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू, इट इज योर लायबिलिटी। और जब आपने एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे दिया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया, आपने अनअर्न्ड रेवेन्यू को रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया। तो नट शेल में 2 बातें निकल कर आई हैं सर यहां से, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में या तो आप ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हो या आप सर्विसेज देते हो। अब इसीलिए यहां पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है
A performance obligation can be satisfied 8 point. यार आपके पास एक कस्टमर आया, आप उसने आपसे, आपकी मोबाइल की शॉप थी या गारमेंट्स की शॉप थी, वॉट एवर शॉप, आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, डिलीवर टू द कस्टमर, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। और ओवर द टाइम कब होगा? आप एक जिम में मेंबरशिप ले लेते हो, जिम वाले से आपने पूछा कि भैया महीने की फीस कितनी है, उसने बोला 3,000, आपने पूछा साल भर की, उसने बोला 10,000, आप बड़े खुश हो गए, बोले यार महीने की 3,000 के हिसाब से तो 36,000 होना चाहिए, ये तो भाई साहब साल भर के 10 ले रहा है, ये तो बेवकूफ है। क्योंकि उसको आपसे ज्यादा समझ है कि उसको मालूम है कि आप 3 दिन जाओगे, 5वें दिन आपके हाथ पैर दुखेंगे और उसके बाद आप आओगे नहीं। तो हम तो यहाँ मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जिम वाला जो 12,000 रुपए आपने या 10,000 रुपए आपने उसको एक साथ दे दिए, क्या वो रेवेन्यू को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा? क्या नहीं करेगा सर। वो कब रिकॉग्नाइज करेगा? जब आपका समय जो है खत्म हो जाएगा, 1 साल का जो पीरियड है, वॉट एवर 6 मंथ 1 ईयर, तो वहां पे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? ओवर टाइम। ओवर टाइम, ओवर द टाइम मतलब जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, सेटिस्फाइड करते जाते हो। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर जैसे जैसे बेनिफिट लेते जाता है। यार आपके पास एक मैगजीन का, आपने पेपर मैगजीन की एनुअल सब्सक्रिप्शन ले ली। अब जो मैगजीन, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन ले ली, आपने पेमेंट कर दिया, क्या वो एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव करते से ही उसकी इनकम हो जाएगी? नॉट एट ऑल। या मैं ऐसी बात करूं, मैंने लेट से यूएससीएमए के लोगों से पैसे ले लिए एडवांस 1 लाख रुपए, अब मुझे मालूम है 6 महीने मुझे पढ़ाना है, तो क्या जिस दिन मैंने 1 लाख रुपए ले लिए उस दिन मेरी इनकम हो जाएगी? क्या नहीं होगी। जैसे 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 मैं सर्विसेज प्रोवाइड करते जाऊंगा, उस लायबिलिटी को मैं अपने रेवेन्यू अकाउंट में क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। तो जैसे जैसे कस्टमर बेनिफिट ले रहा है, वैसे वैसे मैं अपनी रेवेन्यू को क्या करता हूं? रिकॉग्नाइज करते जाऊंगा। अब कई बार क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप किसी के लिए कोई एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, यार आपसे एसेट्स कैसे क्रिएट करोगे आप? जैसे मान के चलिए आपसे कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, एक दिन में तो डेवलप नहीं होगा ना। ये सारे एग्जांपल हैं ओवर द पीरियड ऑफ के। सॉफ्टवेयर आप उसके लिए एक एसेट है, आप क्या कर रहे हो? उसके लिए काम करते जा रहे हो, वो धीरे धीरे आपको परफॉर्मेंस पैसे देते जा रहा है। सो यहां पर आपको रेवेन्यू ओवर द पीरियड क्या करनी है? रिकॉग्नाइज करनी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आने वाले समय में आपको देंगे। उसके बाद द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एसेट विथ ऑल्टरनेटिव यूज। अब आप वो एसेट्स बना रहे हो, आपके लिए तो कोई यूजफुल नहीं है ना, किसी और के लिए। अब सोचिए, आपने किसी किसी कस्टमर ने आपसे बोला कि यार मुझे ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव यूज आपके लिए है? नो, आपके लिए कोई यूज नहीं है। तो आप उसके लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, और आपके पास एक इनफोर्सेबल राइट आ रहा है। हमें ये लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है इतना, हमें ये समझना है कि सर ओवर द पीरियड कब परफॉर्मेंस होती है? जब हम जैसे जैसे कस्टमर बेनिफिट ले रहा है, हम उसके लिए कोई एसेट्स बना रहे हैं जिसके पास, जिसके ऊपर, जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू को ओवर द पीरियड क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। और हमें हमारे आउटकम को मेजर करना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजरल पार्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं। तो यहां बार बार वो बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर द टाइम। जब आपके पास एक इनफोर्सेबल राइट होता है टू रिसीव, यार आप क्या करते हो? किसी के लिए कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो, आप लेट से दिल्ली में मेट्रो बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तो मुझे बताइए ब्रिज कोई एक दिन में तो नहीं बनेगा ना। आपको दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी ने आपको चेक काट के दे दिया, बोले 2 करोड़ रुपए का चेक रखो, ये आपको द्वारका से लाजपत नगर तक के लिए ब्रिज बनाना है। तो आपके पास पेमेंट एडवांस आ गया एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। इट इज नॉट एन ए वारंटी। कोई स्टूडेंट कह रहा है सर ये वारंटी थोड़ी है, वारंटी एक अलग चीज है। हाँ, वारंटी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, वारंटी टाइम लैप्स के, बिल्कुल आपने अगर वो वारंटी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, बिल्कुल सही है कि हमने किसी से कोई चार्जेस ले लिए कि यार हमको 3 साल की वारंटी देते हैं, आपका प्रोडक्ट में अगर कोई मिस्टेक आएगी तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे या उसमें कुछ उसको रिपेयर करके देंगे। आपने वारंटी दे दी, तो जैसे 3 साल के लिए पेमेंट मिल गया ना अपने को, तो 3 साल में 1 साल खत्म हो गया, आप अपनी इनकम को क्या कर लोगे? रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब ओवर द पीरियड सेटिस्फाई होता है,
अब इसके लिए बहुत सारी मेथड हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन का मैं पूरा एग्जांपल लेने वाले हैं और उसके लिए हम एक्सेल पे चलेंगे। चलो हम दिल्ली के एग्जांपल ले लेते हैं। हमको एक मेट्रो का ब्रिज बनाना है जिसके ऊपर मेट्रो चलेगी, और हमने द्वारका टू लाजपत नगर, है ना, दिल्ली में है एक जगह, हो सकता है कोई स्टूडेंट वो ना हो, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ एग्जांपल के ले रहा हूं। द्वारका से लाजपत नगर एक एरिया है जहां पर कोई मेट्रो ब्रिज आपको बनाना है। अब आप क्या हो, कंस्ट्रक्शन करते हो। एग्जाम में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ये एक अलग सेगमेंट में भी पढ़ेंगे। अभी हम एक ओवर द पीरियड का एग्जांपल दे रहे हैं, पूरा एक सेगमेंट आएगा इसके ऊपर, वहां पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां पे भी करना है। द्वारका से लाजपत नगर का एक मेट्रो ब्रिज बनाना है और आपको लगता है कि यार ये 3 साल में ही कंप्लीट हो सकता है। आपने 3 साल में इसको कंप्लीट करने की सोची है। आपने अपने जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल स्टाफ है, उनको बुलाया। यार बोले अपने को जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट पास करके दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमने बिड वगैरह फाइल की थी, हमारी बिड फाइल हो गई है 120 करोड़। 120 करोड़ हमने फिगर ले लिया है ना, हो सकता है ज्यादा भी हो। 120 करोड़ रुपए में हमने ये प्राइस क्रैक की है। अब आप मुझे बताइए, क्या हम ये 3 करोड़ अगर मान के चलिए, ये जो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ में से आपको मान के चलो एडवांस 1.5 करोड़ मिल गया, 1.5 करोड़ 1.5, 1.5 करोड़ उन्होंने आपको एडवांस दे दिए। तो ये 1.5 करोड़ आपको एडवांस मिल गया, ये आपकी रेवेन्यू नहीं है, पहले बात तो ये ध्यान रखना। आप क्या करोगे, यहां पर एक मेथड का नाम ले रहे हैं वो लोग, इनपुट आउटपुट मेथड। तो अभी हम उसको समझते हैं। तो आपको यहां पर हम एक बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड यूज की जाती है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो अब आपको 120 करोड़ का मिला है कॉन्ट्रैक्ट। आपने अपने इंजीनियर्स को बुलाया कि बोले यार ये 3 साल में खर्चा कितना आएगा। तो इंजीनियर ने बोला यार पहले साल सर जो हम खर्चा करेंगे ना, उसमें लेबर लगेगी, मटेरियल लगेगा, तो हमारी जो कॉस्ट आने वाली है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, वो अप्रोक्सीमेट 40 करोड़ की आने वाली है, पहले साल में लगेगा। अच्छा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेकेंड ईयर में भी कुछ कॉस्ट लगेगी, थर्ड ईयर में भी कुछ लगेगी, एक साथ तो 3 साल की कॉस्ट नहीं लगेगी, पहले साल में बात कर रहे हैं। फिर आपने इंजीनियर से पूछा एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगेगी, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसने बताई कि बोले यार 60 करोड़ की लगेगी। तो आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया, बोले यार 120 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, 60 करोड़ और ओवरऑल 100 करोड़ की कॉस्ट लगने वाली है। सो 20 करोड़ का हमें क्या होने वाला है, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना है, 120 माइनस 100, दिस इज आवर 20 करोड़ इज आवर जीपी, और 2-1 करोड़ के हम खर्चे मान लेंगे दूसरे लगेंगे, तो वो 18 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट हो सकता है। हमने चलो ठीक है पहले साल का एस्टिमेट ले लिया। अब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, हम क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन IFRS 15 या इंड एस 115, दोनों एक ही हैं। इंडिया ने भी IFRS को अडॉप्ट कर लिया, और सेम कॉन्सेप्ट यूएस गैप में भी है। तो ये मान के चलिए यूएस गैप में और IFRS में कोई इस IFRS में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप यूएस गैप में भी यही मानो, IFRS में भी यही मानो, इंड एस में भी यही मानो, सब में कॉमन है। तो अब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है सर फर्स्ट ईयर में। तो हमने यहां पर देखा कि यार 40 करोड़ की कॉस्ट लगनी है, लग चुकी है टोटल 100 में से, इसका मतलब 40% कॉस्ट हम इनकर्ड कर चुके हैं। ये समझ में आ गया ना 40% कैसे आया सर। 40 फर्स्ट ईयर में लगी है, 60 आने वाले समय में लगनी, 100 में से 40 लगा चुके हैं, मतलब 40% कॉस्ट हमारी लग चुकी है।
तो इसका मतलब हमें रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करना चाहिए? चलिए आप लोगों को अगर एक एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप अपना अपना आंसर मेंशन कीजिए, कितनी लगना चाहिए बताइए। रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज कर लें? तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 40 लिख रहे हैं। बेटा रेवेन्यू मतलब मैंने बताया था कि जो आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 120 का 40%, 120 का 40%। बताइए प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए? 120 का 40% 48 ही होता ना मेरा, अगर मैथ्स गलत नहीं है तो, वैसे मैंने फॉर्मूला लगाया है। सर रेवेन्यू 48 है, कॉस्ट कितनी? कॉमन सेंस सर, कॉस्ट तो एक्चुअल लगी है 40 की, ये लगी ना 40 की। फ्यूचर की कॉस्ट को थोड़ी कंसीडर करेंगे, अभी 40 जेब से लगी, आगे तो बदल भी सकती। तो सर ये कॉस्ट हमारी 40 लग गई, इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है और आपको क्या आंसर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 का प्रॉफिट बुक कर ले। रेवेन्यू में मैंने बताया था ग्रॉस इनफ्लो। सो हमने क्या करा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन कैसे निकाला, इसके लिए फॉर्मूला देखें, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये किया हमने। कॉस्ट टिल डेट तक सर 40 लगी, इंटू 100 भी कर देना है ना, परसेंटेज थोड़ा बहुत आपको इतना तो आना चाहिए। 40 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट तो 100 है ना, 40% हो गया। तो रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू हमारा जो टोटल था वो सर 120 था, उसका हमने 40% निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू। कॉस्ट लगी 48। तो ये तो पहले साल की रेवेन्यू। चलिए मैं अब आपसे बोलता हूं कि सेकंड ईयर में पहुंच गए। सेकंड ईयर में एस्टिमेटेड हमने 20 करोड़ की कॉस्ट और लगा दी, आगे हमारी 40 और लगना है। चलिए आपसे वो अगर एग्जामिनर पूछे सेकंड ईयर की रेवेन्यू कितनी बताओगे, तो आप लोगों को मौका दिया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हो तो कैलकुलेटर पेन कॉपी लेकर बैठते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप आराम से पेन कॉपी पे ना लेकर बैठते हो, कंप्यूटर में ही एक्सेल चला लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो गार्डन में बोले चलो वॉक करते करते देख लेते हैं यार, पिक्चर तो चल रही है, बढ़िया स्टोरी चल रही है। पढ़ने वाले स्टूडेंट धीरे धीरे बच्चे कम होते जाएंगे, मैं बता रहा हूं, देखना इस क्लास में आधे रिकॉर्डिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे, पता है, ताकि आंसर ना देना पड़े। आधों का मोरल हो जाएगा डाउन, क्योंकि लगेगा टफ। मैं अनुभव से बता रहा हूँ। शुरू दिन 150 से, अभी तो पिछली बैच में शुरू दिन 150 बच्चे ज्वाइन किए थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन 100 हो गए, तीसरे दिन 70, चौथे दिन 20, और फिर 2-3 लोग आने लगा शुरू हो गए। तो मैं इस बैच में देखता हूँ कितने लोग मोरल बूस्ट करके रखते हैं। अनुभव से बता रहा हूँ, सेम होता है। एडमिशन लेना और पढ़ना दो अलग प्रकार के बच्चे हैं। इस लेक्चर को यूट्यूब पर नहीं डाल सकता मैं, ये मैंने सच्चाई बोल दी है यहाँ पे। मजबूरी में मेरे को ये इसको वीमियो में अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब पे बच्चे देख लेंगे तो अरे बोले सर तो कह रहे कि बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। पर क्या करूं, सच बोलना पड़ता है कि आप लोगों को कहीं आंखें खुल जाएं। तो अब हम बात कर रहे हैं सर 40% कॉस्ट, 40। अब दूसरी में आए हम, तो सर दूसरे के लिए निकालते हैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर तो बेटा कॉस्ट टिल डेट, टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, 40 और 20 है ना। मैंने फॉर्मूले क्या लिखा, कॉस्ट टिल डेट, तो यहां लग गया 60। ध्यान से समझना, 60 लग गई है। टोटल कितनी है, टोटल तो 100 ही है सर। तो कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया सेकंड ईयर तक, 60% हो गया ना। 60 डिवाइडेड बाई 100, इतना तो समझते हो ना। यहाँ लिख दूं, नहीं तो यहाँ लिख दूं 60। बेटा इतना तो समझना पड़ेगा, कोई बच्चे पूछ रहे हैं सर कहां से आ गया, ये क्या हो गया सर। तो अब सर 60%, तो सेकेंड ईयर में टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 120 का
60%। 72। लेकिन क्या हम सेकेंड ईयर का बात कर रहे हैं तो पिछले साल कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी? लेस कर दो लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कितना माइनस कर दे बेटा? पिछले साल आपने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था? 48। तो सेकेंड ईयर की जो रेवेन्यू है वो कितनी हो गई? 72 माइनस 24। सेकेंड ईयर की कॉस्ट कितनी है सर? सेकेंड ईयर की कॉस्ट है 20। 4 करोड़ का क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट? कोई स्टूडेंट ये ना बोलना सर फिर से रिपीट कर दो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये करंट ईयर है ना, सेकंड ईयर है, देखो ये लिखा है सेकंड ईयर। पूरी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं ताकि आप उसको आराम से देखो। वो आप लोग देखोगे तो मेरे को दो फायदे होंगे पता है। अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं तो दूसरों को भी पता चल जाता कि इतने घंटे वॉच हो रही है, तो खूब देखो मेरे लेक्चर में, तो चाहता हूं। अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर, बेटा थर्ड ईयर में अब हम फिर से गेम खेल रहे हैं। थर्ड ईयर में हमारी कॉस्ट 40 20 60 40 लग गई। बताइए थर्ड ईयर की रेवेन्यू। थर्ड ईयर की रेवेन्यू बताना है आप लोगों को, दिमाग से लगाना है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पता है? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो कुछ आंसर नहीं दे पा रहे हैं बच्चे। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे? ईमानदारी से है किसी स्टूडेंट में? कितने लोग आराम से बिल्कुल ऐसे बगीचे में टहलते हुए देख रहे हैं? होंगे कुछ बच्चे, गारंटी दे रहा हूं। एक आध दो बच्चे तो मिल ही जाते हैं यार बैच में, जिनके ना आसपास पेन है ना कॉपी है। बेटा तीसरे साल में टोटल थी ना 120, पहले साल में कितनी रिकॉग्नाइज कर ली थी? 40। दूसरे साल में 24। तो लास्ट ईयर में कितनी बची? है ना, ये रेवेन्यू थी ना 24, तो लास्ट ईयर में 56 बची ना। एक सेकंड, फर्स्ट ईयर में कितनी रिकॉग्नाइज की? 48 करी थी, सॉरी, है ना, कैलकुलेशन यहाँ कर लेते बेटा। 120, हाँ ये थी रेवेन्यू, ये थी 48 माइनस 48 माइनस ये वाली है ना रेवेन्यू, तो 48 थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर की कॉस्ट कितनी है? 40। ग्रॉस प्रॉफिट 8। और तीनों साल का प्रॉफिट कितना हो गया? तीनों साल का प्रॉफिट देखो, इधर ग्रॉस प्रॉफिट पहले साल 8, दूसरे साल 4, 8 और 4 12 और 8 20, टोटल 20 का ही प्रॉफिट हो रहा था ना ये। हमने ओवर द 3 ईयर क्या कर लिया इसको? रिकॉग्नाइज। ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते। चलिए अब एक होमवर्क लिखिए जो पूछूंगा। वैसे जनता देगी नहीं आंसर होमवर्क का, 8 10 लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आइडेंटिफाई कर लूंगा ना कौन 8 10 दे रहे हैं आंसर, फिर जो 8 10 जो बाकी नहीं दे रहे हैं तो फिर अब क्या कहें उनका। बेटा होमवर्क, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1500 करोड़, और यहां हम आपको कॉस्ट दे रहे हैं 1 ईयर, ये लिख दे रहा हूं ना, उतार लेना क्वेश्चन। ईयर 1 एग्जाम में पूछा जाएगा कैलकुलेशन। ईयर 3 यहां कॉस्ट दे रहा हूं, 500 लग गई एस्टिमेटेड फंड्स। दूसरे में एस्टिमेटेड, अब जानबूझ के यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड चेंज कर रहा हूं।
चलिए पहले साल का प्रॉफिट बता दीजिए और दूसरे साल का, आपको मौका दिया है, ये क्लास में ही सॉल्व कर लेते, बच्चों से बनेगा नहीं। ऐसा कभी एग्जामिनर गेम खेल ले तो आपको मौका दिया 5 मिनट, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम 15 दिन लेट पढ़ लेंगे, 15 दिन एक्सटेंड कर दूंगा। वैसे टारगेट मेरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर में हो सकता है 10 नवंबर तक कंप्लीट कर दूं मैं। वैसे कंप्लीट करने का टारगेट मैंने 31 अक्टूबर ही रखा है, हो सकता है लास्ट में टाइम बढ़ा दें, पर अभी शुरू में ये चैप्टर जरूर बनना चाहिए, मौका दिया आपको। अड़तीस में से 3 बच्चे बोल रहे हैं सही, 3 बच्चे लिख रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? हम्म, 11। फर्स्ट ईयर जीरो प्रॉफिट? ओहो, फर्स्ट ईयर में जीरो प्रॉफिट आएगा बेटा? कसम खा ली आज तुम लोगों ने। अरे सर टोटल कॉस्ट, सर जी कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये रेवेन्यू का फॉर्मूला है, माइनस, ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। तो सर टिल डेट तक कॉस्ट कितनी लगी? 500। टोटल एस्टिमेट कितनी है? करंट प्लस आने वाले समय को मिला के टोटल बोलते हैं ना, 500 लग चुकी, आने वाले समय में 500 लगने वाली, तो 1000। तो कितना परसेंट कॉस्ट हो चुकी है? 50%। तो ये 50% आया टोटल रेवेन्यू का, तो 50% टोटल रेवेन्यू का कितना हो गया? कितना होता? 750 होता है ना, ये लिख दिया 750। क्या प्रीवियसली कोई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू थी? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। हम फॉर्मूले में क्या लिख रहे हैं सर? कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेट कॉस्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई रेवेन्यू भी कर दो। पूरा फिर से लिख देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर मेरे से पूछोगे। इससे पहले एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फॉर्मूला है ना, बहुत स्लो चल रहे हैं बेटा। कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई, चलो डिवाइडेड का निशान भी बना लेते हैं अपन, है ना, एक सेकेंड, ताकि आप आराम से घर पे जब इसको दोबारा देखोगे ना तो एक एक चीज आपको क्लियर होगी। सर ने डिवाइड का निशान बना दिया, ये डब्बा, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, इधर मल्टीप्लाई टोटल रेवेन्यू माइनस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। अब बेटा हम फर्स्ट ईयर में हैं, अब फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट टिल डेट कितनी है सर? कॉस्ट टिल डेट तो आपकी 500 लगी है, डिवाइडेड बाई कितना कर दें? टोटल कॉस्ट 1000 इनटू टोटल रेवेन्यू कितनी है? 1500, माइनस जीरो क्यों करना पड़ेगा सर? ये फॉर्मूले में रख दिया हमने, क्योंकि प्रीवियसली कुछ थी नहीं, तो आप करोगे तो 1500 का 50%, ये 750 आपकी क्या आ गई? एस्टिमेटेड का मतलब होता है आने वाले समय में कितनी लगने वाली है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब फर्स्ट ईयर की इतनी लग चुकी है और आने वाले समय में इतनी लगने वाली है। अगर वो लैंग्वेज चेंज कर दे, बोले टोटल एस्टिमेटेड, तो इसका मतलब 500 लग चुकी है तो 500 माइनस करना पड़ेगा। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या। एस्टिमेटेड मतलब आने वाले समय में लगने वाली। सर रेवेन्यू 750 हो गई, कॉस्ट कितनी है पहले साल में? बेटा पहले साल में कॉस्ट है आपकी 500,
तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 250। 250 का आपको प्रॉफिट हो गया। क्या कोई स्टूडेंट दूसरे दूसरे साल का बता सकता है? फॉर्मूले में रख के सेकेंड ईयर लॉस बता रहे हैं एक स्टूडेंट। चलिए चेक कर लेते हैं। सेकेंड ईयर लॉस बता रहे हैं, हम देख लेते हैं। सेकेंड ईयर पे आते हैं ना। चलो बेटा फॉर्मूला यही है, कॉस्ट टिल डेट तक कितनी, 500 प्लस 200, यही टिल डेट तक हुई ना, 500 पुरानी 200 करंट ईयर की, तो ये हो गई 700। एस्टिमेटेड कितनी, बस यही इंपॉर्टेंट है बेटा। 500 पुरानी लग चुकी है, 200 इस साल लगी, 700 और आने वाले समय में 500 एस्टिमेट कर रहे हो, 500 200 700 ये 1200। तो इसको भी डिवाइड करेंगे, 700 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू रेवेन्यू कितनी है 1500। प्रीवियसली कितना रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रीवियसली आपने 750 रिकॉग्नाइज किया ना। तो सॉल्व कर दो, ये देखो यहां सॉल्व कर रहे हैं अपन, इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1500 माइनस 750। तो पहले साल में रेवेन्यू आ गया बेटा, रेवेन्यू। एक सेकंड ना मैं देख लूं फॉर्मूले में तो गलत नहीं कर दिया मैंने। एक सेकंड ना फिर से कर लेते हैं। आई गेस ये ब्रैकेट लगेगा तो कुछ चेंज ना हो जाए। 125 ठीक रेवेन्यू। तो बेटा पहले साल में रेवेन्यू, दूसरे साल में रेवेन्यू हो गई 125 और कॉस्ट कितनी, बिल्कुल ठीक बोला था जिसने लॉस बोला था, कॉस्ट बोली थी 200, तो यहां पे आ गया लॉस माइनस 75। चलिए तीसरे साल का बताइए। दूसरे साल में बेटा प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा, कॉस्ट 200 लगी है, ध्यान रखो। चलिए तीसरे साल में, ये सेकंड ईयर का हो गया सर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में फिर से वही फॉर्मूला, कॉस्ट टिल डेट। तो कॉस्ट टिल डेट तक आप यहां पे जोड़ लोगे 500 200 700 और 500 1200। तो यहां पे तो सर सीधा गणित है, 1200 डिवाइडेड बाई 1200 करोगे तो वही आएगा, इनटू 1500 माइनस प्रीवियसली कितनी रिकॉग्नाइज हो चुकी है 750 और 125 कितना होता है 875। इसको फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं ना, इक्वल टू दबा देते हैं, इक्वल टू। तो 625 तीसरे साल में हो जाएगी, तो देखो टोटल 1500 हो गया, 750 और 125 कितना होता है 875, 875 और 625 कितना हो गया 1500 हो गया। ये सेकंड ईयर की रेवेन्यू हो गई, थर्ड ईयर की सॉरी। और यहाँ पे कॉस्ट कितनी, थर्ड ईयर में कॉस्ट लगी थी 500, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 100। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ करंट ईयर एंड एस्टिमेटेड। बेटा करंट ईयर, करंट ईयर मतलब आप सोचो आप एक बिजनेसमैन हो, करंट ईयर में आपने इतना खर्चा किया, यार आप ऐसा सोचो आप 2021 में खड़े हो। मैंने क्या बोला, आप आईएफआरएस पढ़ रहे हो तो आप हमेशा ये सोच के चला करो कि आपका बिजनेस है। आपको एक मेट्रो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने 500 का खर्चा कर लिया, आपने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, यार 1 जनवरी को जो ऑर्डर मिला था कितना खर्चा आया, उसने बोला सर मैं बिल वगैरह टोटल लगा के बताता हूँ। उसने बिल का टोटल लगाया, बोले सर मैंने अपने रॉ मटेरियल देखा, सीमेंट सब्बल लेबर वगैरह को सबको पेमेंट करा, 500 को खर्चा। उसने आपने फिर बोला ठीक है 500 तो अभी इसी साल लग गया, आगे कितना लग सकता है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट थोड़ी हुआ है। बोले सर आगे 500 का खर्चा और आ सकता है।
तो आप अपना दिमाग लगाओगे ना कि अभी 500 लग गया और 500 और लग सकता है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1000 हो गया ना पहले साल में। लेकिन दूसरे साल में फिर आपने उसी अकाउंटेंट को बुलाया, उससे आपने पूछा यार अब सेकंड ईयर में कितना खर्चा? बोले सर रुको मैं अपना फिर से डायरी निकालता हूं। उसने डायरी निकाली, बोले सर इस साल में हमें 200 का खर्चा हो गया। आपने बोला अच्छा 200 का इस साल हो गया, पिछले साल कितना खर्चा कर दिया था बेटा? 500, कितना हो गया? 700, और आगे कितना लग सकता है? उसने बोला सर मैंने ना आपको पिछले साल थोड़ा कम बता दिया था, अब 500 और लग सकता। मतलब पिछले साल तक टोटल आप 1000 बता रहे थे, यहां पे अब आप कितना बता रहे हो? और टोटल 1200। कैसे सर? 500 यहां लग चुका है, 200 ये लग चुका है, 700, 500 और लगेगा 1200। तीसरे साल में आपने अकाउंटेंट से पूछा चल रहे भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, बता कितना खर्चा हुआ? तो उसने बोला सर अब तो क्या, अब तो सारा रिकॉर्ड अपने पास है, प्रोजेक्ट बन गया, मेट्रो दौड़ रही है उसके ऊपर। बोले पहले साल में 500 लगा, ये बिल देखो, दूसरे साल में देखो ये 200 लगा, और तीसरे साल की बिल देखो मिला के 1200। तो आपने अकाउंटेंट को बोला अच्छा बेटा पहले साल तेरे से एस्टिमेशन करने में गलती हो गई थी, तो पहले साल बोल रहा था कि 500 तो इस साल लग गया, आने वाले समय में 500 लगेगा, लेकिन आने वाले समय में 500 की जगह कितना लगा है? 700 लगा है। ये एक आने वाले समय में आप पढ़ेंगे, उसके पहले ही मैंने यहां पे कवर कर लिया। इसी को बोलते हैं हम ओवर द पीरियड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर। मैंने यहां न्यूमेरिकल डाल दिया और हमने पूरी स्टोरी क्रिएट कर ली। सर पहले साल में 1500 माइनस 875, पहले साल में, चलो एक बार मैं पूरा रिकैप से चेक कर लूं कहीं प्लस माइनस में गलती तो नहीं हो गई अपने से। पहले साल में अपन ने 1500 का, देखो पहले साल में तो सिंपल गणित है, 500 500 1000, तो 50% कॉस्ट कंप्लीट है, तो 1500 का 50% ले लिया, सीधे रेवेन्यू 750। दूसरे साल में आए, दूसरे साल में अपनी कॉस्ट कितनी लग गई बेटा? 200 ये लग गई, 500 ये लग गई, 700, टोटल कितनी लगने वाली? 1200, है ना? तो अगर अपन देखें 700 डिवाइडेड बाई 1200 कितना परसेंटेज लग गया? 58%। तो सीधी बात है 1500 का क्या लगा दो? 58%। कितना आता है? 875 है ना, 58 पॉइंट कुछ होगा, ये एग्जैक्टली 58 नहीं हो गया, 58.3, तो कितना हो गया? 875 हो गया। तो 875 तो टिल सेकेंड ईयर तक की है, सेकेंड ईयर टोटल है। इस सेकेंड ईयर में से पिछले साल कितनी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? 750। वो माइनस नहीं करोगे क्या, जो पिछले साल ही रिकॉग्नाइज हो चुकी है? तो सर 875 माइनस 750 कितना बचा? 125। सही रिकॉर्ड किया अपन ने, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूएससीएमए के फर्स्ट पार्ट में भी पहले बताते रहो, ये वहां पे भी पढ़ोगे आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में। जो जो स्टूडेंट ने पूछ रहे हैं उनको भी बता दूं कि आईएफआरएस पूरा है यूएससीएमए में, बहुत फायदा मिलेगा आपको आईएफआरएस की क्लास पढ़ने में लाइव। तो ये हमने क्या किया, आपका फर्स्ट पार्ट आईएफआरएस डिसाइड करेगा कि आप कितनी मास्टरी हो। सारे चैप्टर जो यहाँ पढ़ने वाले वो सारे हैं उधर यूएस गैप में। तो ये समझो आप लाइव गैप, लाइव बैच यूएससीएमए की भी पढ़ रहे हो और आईएफआरएस की भी पढ़ रहे हो। मैं बीच बीच में रिवाइज कराते रहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं। तो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड का एग्जाम्पल। आराम से घर पे देखना। अब एक होमवर्क लिख लो बेटा, अब हो गया, बहुत हो गया, अब तो होमवर्क आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप मुझे एक टेबल बना के पहुंचा सको। फिगर चेंज कर रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है वैसे भी, सिर्फ आपके होमवर्क के लिए। और होमवर्क भेजना कंपलसरी है, आइडेंटिफाई कर लूंगा जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं भेजेंगे मतलब सिंसियर नहीं है पढ़ने में और ना ही करियर में सिंसियर हैं। सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख के खुश हो गए कि अरे बहुत बढ़िया पैकेज लग जाएगा, अपना पैकेज लग जाएगा बेटा, पास तो हो आप, पैकेज लगाने में क्या दिक्कत है? पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नौकरी के चक्कर में कई लोग तो बोले हमारा, कई हमको फोन करके बोलते सर हमारी नौकरी लग जाएगी। अरे भैया नौकरी कब लगेगी? जब पहले तुम पास होगे, पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे तो नॉलेज आएगा, तो क्यों नहीं नौकरी लगेगी यार। चलिए बेटा फिगर चेंज कर रहे हैं। यहां हम प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 2000 कर दिया, लिख लेना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 2000 लिख लेना। ईयर 1 में 1500, आने वाले समय में 1000।
यहाँ पर हम डाल देते हैं 300, 500 डाल देते हैं, 250 डाल देते हैं, 250 डाल लेते हैं, 750 हो गई। सो हम यहाँ पे 850 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, आपने मुझे तीनों साल की 3 ईयर की रेवेन्यू बताना है। तीनों साल का रेवेन्यू का कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, लिख लो, आराम से लिख लो, फोटो खींच लो, बाद में मत बोलना कि सर ये नहीं हुआ था। और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पिछला होमवर्क और अगला होमवर्क मिला के सैटरडे में चेक करूंगा किस किस के। मैंने 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया आप लोगों को कि पिछला हफ्ता प्लस ये हफ्ता मिलाकर आपने दोनों होमवर्क मुझे भेजे हैं, नहीं भेजे हैं। सच बता रहा हूं, मीटिंग में आईडी नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में से बाहर कर दूंगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा इस बैच में। स्टूडेंट नहीं पढ़ते, टीचर को भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, सही बता रहा हूँ। टीचर सोचता रहे यार बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, क्या मतलब फिर अपने को इतनी मेहनत करने। तो ये होमवर्क अच्छे से लिख लो बेटा, भले एफर्ट चाहिए मेरे को, एफर्ट। आंसर का सॉल्यूशन सही भले ना हो, लेकिन आपने कोशिश की, आपने घंटा बिताया इसके ऊपर। अभी ये आगे वाले समय में आप इनकम टैक्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कंसोलिडेशन, वो सब पढ़ना, उसके पहले की तैयारी है ये। अगस्त में कंसोलिडेशन शुरू करूंगा। एस्टीमेट पूछ रहे हैं स्टूडेंट, समझा दीजिए एस्टीमेट यार। चलो हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, इसका नाम है रोहन, उसकी होने वाली है शादी। उसने शादी होने वाली है जुलाई में, जो अगस्त 16 सितंबर में होने वाली है। तो उसने खर्चा कर लिया। उसने अपने पापा से पूछा यार अपनी शादी में खर्चा कितना आएगा। पापा ने बोला बेटा अपन मिडिल क्लास फैमिली के 50 लाख खर्चा है। चलो अमन, तुमने क्वेश्चन पूछा है, अगर तुमने 10 लाख खर्चा कर दिए, बताओ आने वाले समय में कितना और खर्चा करना पड़ेगा। तुमसे ही पूछ रहा हूं अमन, तुमने पूछा है इसलिए नाम लेके बोल रहा हूं। बताओ कितना खर्चा करना पड़ेगा तुम्हें, आंसर दो। 50 लाख का तुमने एस्टिमेट कर रखा है, तुमने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया शादी के लिए। अभी से एक गाड़ी खरीद ली, कपड़े वपड़े सिलवा लिए, कितना खर्चा करना पड़ेगा? 40 लाख। ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? एस्टिमेटेड। शादी होने वाली थी सितंबर में, ये जुलाई में ही 10 लाख का खर्चा करके बैठ गए आप। अब आया अगस्त, सितंबर में शादी है, ध्यान रखना। अगस्त के महीने में पहुंच गए आप। अगस्त में आपका दिमाग हो गया, घूम गया वो लड़के का, रोहन का। बोले यार शादी हो रही है, जिंदगी में एक बार होती है, हनीमून के लिए प्लान करेंगे। सीधे आपने स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करा ली 20 लाख की। पापा ने बोला बेटा कितना खर्चा हो गया अभी तक? कितना बोलोगे? कितना खर्चा बोलोगे? आंसर दो, कितना खर्चा हो गया? अगर पिताजी पूछते अगस्त में कितना खर्चा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 10 पिछले साल कपड़े सिलवा लिए थे, 20 लाख का हनीमून पहले ही ट्रिप फाइनेंस कर चुके हैं। 30 अभी एस्टिमेट कितना और करना पड़ेगा मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताइए आंसर, कितना और खर्चा करना पड़ेगा सर? 20 लाख का और खर्चा करना पड़ेगा। ये अगस्त में, सितंबर में पहुंच गए, बताइए सितंबर में और कितना खर्चा लगेगा? 20 लाख। और कुछ एस्टिमेट लगेगा क्या? सर सितंबर में तो शादी हो गई, अब तो भंगड़े होंगे, आगे की फैमिली प्लानिंग होगी। तो 20 20 40 और 10 50। तो यहां पे एस्टिमेट 40 क्यों था? क्योंकि आपको अगस्त और सितंबर में आने वाले समय में खर्चा करना था 40। यहां सर 20 ही खर्चा हुआ, 10 पुराना हो चुका है, 20 खर्चा कर चुके हैं। इसको बोलते हैं अगस्त में टिल डेट तक खर्चा कितना? 30। और एस्टिमेट, कई बच्चे शादी के सपने देखने लगे इस चक्कर में। अरे बोले, तो ऐसे एग्जाम्पल लेने में भी दिक्कत आ जाती है। कई लोग तो प्यार मोहब्बत में पहुंच गए इतने से एग्जाम्पल में। बेटा रियलिटी में आइए, 10 लाख का पिछले साल खर्चा हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। 10 लाख का खर्चा हो चुका है, 40 आगे वाले समय में होगा, 20 अगस्त में हो गया, आने वाले समय में फिर 20 होगा। सर गड़बड़ा गया खर्चा, तो ये 30 कर दिया, तो इसका मतलब पिछले साल का एस्टिमेट आपका
गड़बड़ हो गया था। एस्टिमेट मींस रिमेनिंग, बिल्कुल सही एक ने लिखा है चैट बॉक्स में। आप दूसरों की चैट नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं ताकि कोई किसी से प्रभावित ना हो और मैं इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकूं कौन क्या लिख रहा है। बैटरी लो हो गई, एक सेकंड। तो ये थी सर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का हमने क्या पढ़ लिया, ये एग्जांपल पढ़ लिया। तो ये हमने आपको समझा दिया, आने वाले समय में और समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर ओवर द पीरियड में, कि हमें ओवर द पीरियड कब रिकॉग्नाइज, एट ए पॉइंट ऑफ टाइप के इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ऑफ एट ए पॉइंट इन टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है इमीडिएटली। आप मुझे बताइए, आप किसी को गुड्स बेच देते तो आपके पास तुरंत पेमेंट का राइट आ जाता है कि नहीं? आपको केस स्टडी दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज होगी कि ओवर द पीरियड। तो पहले आप देखोगे एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट पेमेंट फॉर एसेट्स इमीडिएटली। यार किसी को माल दे दिया, पेमेंट रिसीव कर लोगे। कस्टमर के पास लीगल टाइटल जा चुका है, एंटिटी हैज ट्रांसफर फिजिकल पोजीशन, ये सब देखोगे वहां। और सर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ बेटा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा कि सर लीगल ट्रांसफर हो गया है। हाँ, जो हमने मेथड समझाई उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड मेथड और इनपुट मेथड बोलते हैं, जो भी हमने पीछे समझी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो सर फिजिकल पोजीशन इमीडिएटली दे दिया, लीगल ट्रांसफर हो गया, कस्टमर के पास राइट है, सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएं, कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट इन टाइम पर ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कब होता है बताइए? गुड्स के केस में होगा, सर्विसेज के केस में होगा? कॉमन सेंस लगा दिया सर, गुड्स के केस में। ये सारी चीजें गुड्स के केस में हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, गुड्स के केस में कौन सा रूल आएगा? पॉइंट इन टाइम। गुड्स के केस में हमेशा क्या आएगा? पॉइंट इन टाइम। अब हम वारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात हो रही है, वारंटी की इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोनों, सीएमए में भी और आईएफआरएस में। एक क्लास आईएफआरएस की है, बीच बीच में सीएमए बोल देता हूं ताकि वो जो बच्चे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर पढ़ लें इस बात को। वैसे मैंने जब पढ़ाया हुआ है मेन लेक्चर्स में, जो वेब पोर्टल पे वीडियोस हैं उसमें सब समझाया हुआ है। लेकिन आईएफआरएस क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इफ कस्टमर हैज ऑप्शन टू परचेज ए वारंटी सेपरेटली फ्रॉम द प्रोडक्ट, इट कॉन्स्टिट्यूट डिस्टिंक्ट सर्विस एंड इज अकाउंटेड एज ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आप सोचिए, आप एक एयर कंडीशनर खरीदने जा रहे हैं और आपको आपका सप्लायर, आप जिससे माल खरीद रहे हैं, वो बेचने वाला सेलर, आप बायर, वो आपको बोल रहा है कि यार बगैर वारंटी के 50,000 है, विद वारंटी 60,000 है। एप्पल का मोबाइल देखो, उसमें आता है, वो बोलते हैं वारंटी लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन हो टू परचेस, तब उसको एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है और उसके लिए फिर आप रेवेन्यू अलग से रिकॉग्नाइज करो। और ये इन एडिशन टू अश्योरेंस है। देखो एक अश्योरेंस होती है, आप सुनते होंगे ना, 1 ईयर वारंटी, ये अश्योरेंस है कि यार 1 साल तो चलेगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ लैंड बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भेजो तो 6 महीने साल भर की वारंटी देनी पड़ेगी। आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट सुना है केवल चाइनी प्रोडक्ट्स को छोड़ के, चाइना के प्रोडक्ट को छोड़ के, कि जिसमें बोले कोई वारंटी नहीं है? देख लेना, चाइना के प्रोडक्ट में बोलते कोई वारंटी नहीं, बाकी सब में 6-8 महीने साल भर की होती है। वो कौन सी वारंटी है? वो अश्योरेंस टाइप वारंटी है, वो सर्विस टाइप वारंटी नहीं है। एक होती है सर्विस टाइप वारंटी और एक होती है अश्योरेंस। तो अगर अश्योरेंस टाइप वारंटी है तो उसकी कोई रेवेन्यू अलग से रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, ये ध्यान रखना। वो प्रोडक्ट के साथ में ऑलरेडी मर्ज होती है। 50,000 का प्रोडक्ट, उसमें 1 लाख, आप 50,000 का कोई एसी खरीद रहे हो, उसमें बोले कि सर 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू एसी की इनकम बुक कर लो। लेकिन अगर वो आप बोले यार मुझे तो 3 साल चाहिए, बोले सर 5,000 और देना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एयर कंडीशनर सेल्स टू वारंटी। तो अगर 5 साल के लिए, तो फिर 5 से उसको पहले अनअर्ड में रखेंगे और फिर धीरे 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 उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर
if customer does not have option to purchase the warranty separately, it is warranty required by law that does not give rise performance obligation and warranties accounted in accordance with the IAS 37 प्रूव। तो फिर इसकी अकाउंटिंग हम IAS 37 में पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी रेवेन्यू में क्या समझना है कि सर हमको आप कहना क्या चाह रहे हो सर? सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कस्टमर के पास एक एडिशनल पावर हो, ऑप्शन टू बाय का पावर हो कि सर वो आपसे अलग से वारंटी खरीद सकता है, तभी आपने उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना है और अलग से रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज उसको सेपरेट रिकॉर्ड करने की एज सच कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बच्चे बोल रहे सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिकॉर्डेड है, बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल हार्ड वो दिया हुआ है। तो ये जो वारंटी है आपकी बुक्स में, इस सॉल्यूशन बुक्स में दिया, ये बुक से आप रीड कर लेना। दिखा दूं कहां पे है ये बुक्स में? आपको जो फिजिकल बुक्स दी जा रही है ना, उसमें से कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये मेरे पास तो डिजिटल पड़ी हुई है, तो मैं बता देता हूँ किस जगह है, आप खोल के देख लेना। बुक्स पहुंच जाएंगी आज कुछ लोगों, इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। एक सेकंड, कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ कि वो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। तो नहीं बने तो फिर पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, वैसे बन जाएगा। तो डिजिटल बुक खुल नहीं रही है। हैंग हो रहा है। एक आपके लिए ये भी होमवर्क में है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट वाला। ये दो एग्जांपल आपको घर से करना है। ये वारंटी में जो एग्जांपल है ना, ये वही एग्जांपल है जो मैंने लिया। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है बुक्स में। फिजिकल बुक्स में ये पेज नंबर 58 पे होगा, ये देखो ये 66 नंबर पे होगा। इसी बुक्स का प्रिंट आउट निकाल के पहुंचाया है। होमवर्क करके नहीं भेजना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो जरूर करना है, ये वाला नहीं भेजना है, ये तो सेल्फ आप कर लोगे। एग्जाम्पल आपको दिया है वारंटी का, एक सॉल्यूशन भी बुक्स में दिया है। नहीं तो इसका एग्जाम्पल मैं नोट्स में अपडेट करके डाल दूंगा, पेज में मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, IFRS 15 में कवर होता है और एग्जाम में इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी तो सबसे पहले हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉमन सेंस के बारे में बात करेंगे। मुझे बताइए यार, मेरा एक इंदौर में ऑफिस है, एक सेकंड है। हम बात कर रहे हैं कि सर हमारा इंदौर में एक ऑफिस है या शोरूम है, शॉप है, और हमने एक भोपाल में, इंदौर से भोपाल हमने गुड्स ट्रांसफर कराया और ये गुड्स फिर उसने हमारे बिहाफ पे बेचा, तो वो हमारा क्या है, भोपाल वाला, वो सर हमारा एजेंट है।
तो क्या जब हम इंदौर से भोपाल माल बेचें तो क्या हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए सर। ये तो हमारा एजेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंसाइनी, ही इज आवर कंसाइनी। तो सर इनकम कब रिकॉग्नाइज करें? तो बेटा जब भोपाल से माल बिक जाएगा ना, तब हमें क्या करना चाहिए? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हमने ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। हमें ये देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम जो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं या एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मस्ट स्टैब्लिश ट्रांजेक्शन वेदर इज एन प्रिंसिपल और एजेंट। तो अब आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और एजेंट किसको बोलते हैं। अब मुझे बताइए, वो भोपाल वाला जो पर्सन है, क्या मेरे कहे बिना गुड्स बेच सकता है क्या? इंदौर में मैं बैठा हूं और इंदौर से मैं उसको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा वो माल नहीं बेच सकता। तो वो प्रिंसिपल की आइडेंटिफिकेशन क्या? इफ इट कंट्रोल द प्रोमिट्स गुड्स और सर्विस बिफोर इट्स ट्रांसफर टू द कस्टमर। कंट्रोल का मतलब पोजीशन नहीं होता। आपके कहने पर ही भोपाल वाला माल बेचेगा, तो आपको पहचानना है इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा? जब वो बेचेगा। इसका मतलब सर कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है जब मैं प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में माल बेच रहा हूं। प्रिंसिपल जब एजेंट को माल पहुंचा रहा है तो वहां पे कोई सब्सटेंस तो है नहीं ना कमर्शियल। कमर्शियल सब्सटेंस कब अलाउ होता है? जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट थर्ड पार्टी को माल बेचता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये एपीबीओबी लिखा है किसी ने, मैं समझा नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। एपीबीओबी फुल फॉर्म लिख दीजिए ना, लिख देना। सो ये ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जिसके पास प्रॉमिस गुड्स को कंट्रोल करने का पावर है। और हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, द एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द कंसीडरेशन विच इट एक्सपेक्ट टू इंटाइटल फॉर दोस गुड सर्विस। जो हमको हमारा हाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं इसको, पर वो जीएसटी का कंसेप्ट है, हम यहां ना घुसेड़े। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं उसको, वो जीएसटी में है ये काम। सो प्रिंसिपल के पास कंट्रोल होता है। एजेंट क्या करता है? केवल ऑब्लिगेशन टू अरेंज द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस बाय अनदर पार्टी। वो तो केवल एक मीडियोकर के रूप में काम करता है। तो सर एजेंट की रेवेन्यू क्या होनी चाहिए? आप मुझे बताइए यार, आप किसी कंपनी के कैरिड फॉरवर्ड एजेंट बन गए, उस आपने एजेंसी ले ली, आपने मैगी की, नेस्ली की एजेंसी ले ली। मैगी ने जो भी माल बेचा है उसके ऊपर आपको 20% कमीशन मिलता है। आपने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, बताइए आपकी रेवेन्यू कितनी है? 1 लाख रुपए का गुड सेल कर दिया है, रेवेन्यू कितनी है? सीधा सा सवाल है सर, 20,000 रुपए। और वो मैगी कंपनी की रेवेन्यू कितनी कहलाएगी? 80 की 20 की 1 लाख। चलिए ये भी आंसर दे दो, मैगी कंपनी की रेवेन्यू कितनी कहलाएगी? सर मैगी की तो 1 लाख कहलाएगी ना ग्रॉस रेवेन्यू। भले उसको एजेंट को 20,000 कमीशन देनी पड़ी, खर्चा तो हम रेवेन्यू में से माइनस करते तो प्रॉफिट आता है ना। कुछ 80 बोल रहे हैं, 80 कैसे हो गया बेटा? ग्रॉस रेवेन्यू तो हमारी 1 लाख ही है ना। अरे 20,000 तो खर्चा है, 80 तो प्रॉफिट है। तो यहां पे वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कमीशन दैट इज एक्सपेक्ट टू इंटाइटल फॉर अरेंजिंग प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस बाय दी अदर पार्टी। तो सर इसके इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर, द एंटिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यार आप मेरे एजेंट लोगों से बात करते हो ना कि सर हमको ये कोर्स करना, अल्टीमेटली वो एजेंट क्या है? वो जो दीपिका मैडम से आप बात करते होंगे, सिद्धांत है, 10-12 लोग हैं, हरजोत जी हैं, सारिका हैं, वो सब क्या है मेरे? वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए बस। उनका रेवेन्यू नहीं है वो। दे आर नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कैसे पहचानोगे कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है? तो आपको केस स्टडी में पढ़ना पड़ेगा हु विल बी द प्रिंसिपल, तो हु इज इंटाइटल, द एंटिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। द इन्वेंट्री एंटिटी हैज द इन्वेंट्री रिस्क। आप सोचिए भोपाल से माल मैंने भोपाल में माल पहुंचवा दिया,
इंदौर से भोपाल में माल पहुंच गया, लेकिन इन्वेंट्री खराब हो जाएगी तो नुकसान किसका? इंदौर वालों का। एंटिटी हैज डिस्क्रिशन टू एस्टैब्लिश प्राइस, इंदौर वाले डिसाइड करेंगे भोपाल वालों को कितने में माल बेचना है, वो अपने गुड्स को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर ये सारे गुण आपको देखने को किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी में मिले, इसका मतलब वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, और एजेंट केवल अपनी कमीशन और फीस को क्या करता है? रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। चलिए एक एग्जांपल दिया, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। इस एफजी इज अ प्रिंसिपल और एजेंट, इसको पढ़ के आपने सिर्फ आंसर देना है। इस क्वेश्चन को आंसर पढ़ के चैट बॉक्स में लिखते जाइए जो भी डाउट है। पहले तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए कि ये प्रिंसिपल है या एजेंट है। नेक्स्ट सैटरडे आईएफआरएस 15 फिनिश हो जाएगा हमारा पूरा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे डिफिकल्ट वाला लीज। सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट पहले कवर करने वाला हूं, जो एग्जाम में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है। लीज, IAS 12, कंसोलिडेशन। अगर वो वेबसाइट ऑपरेट करता है, किसने पूछा कि सर इफ एफजी इज ओनली ऑपरेटिंग दी वेबसाइट, एजेंट आपके बिहाफ पे कोई भी काम कर रहा है, अमेजोन एजेंट है, अमेजोन की रेवेन्यू क्या होती होगी सोचिए आप। यार आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मंत्रा पे, इन पे गुड्स खरीदते, दे ऑल आर एजेंट, देयर रेवेन्यू इज ओनली कमीशन, दे आर मीडियोकर। तो यहाँ पे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि एफजी इज, तो पढ़िए, द एग्जाम्पल इज एडेप्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड फैंसी गुड्स कंपनी। FG operates a website that enable customer to purchase goods from range of supplier। तो यहाँ FG की जगह Amazon हो जाता। The supplier set the price, देखो supplier set the price is to be charged and delivered direct to the customer who had paid in advance। FG's website facilitate payment by customer and the entity is entitled to commission 5% of sales। क्या बचा इस क्वेश्चन का आंसर देने की भी जरूरत थी क्या? पूछने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो ये लिखा है एग्जाम में, था सप्लायर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कस्टमर ऑर्डर रेदर देन एफजी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड गुड्स इफ द सप्लायर फेल टू डिलीवर द गुड्स। अरे सप्लायर के पास गुड्स होगा तभी तो एफजी डिलीवर करेगा, तो अमेजोन कंपनी समझ लो आप। एफजी डज नॉट हैव इन्वेंटरी रिस्क एट द एनी टाइम as it does not deal with the inventories at all। FG does not establish price। FG is therefore acting as agent and should recognize revenue equal to commission and। बस आपको भी अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखना होगा अगर आपको एग्जांपल दिया होगा। अब आप बोलोगे सर अमेजोन से अगर हम माल बुलवाते हैं तो हम तो सर अमेजोन वाले को पकड़ते हैं। बेटा पकड़ते भले हो आप अमेजोन वालों को, लेकिन अमेजोन वाला फिर उस सप्लायर को पकड़ता है, माल वापस कर देते तो अमेजोन अपने गोडाउन में नहीं रखता है, अमेजोन माल खरीद के नहीं रखता है। अमेजोन इज जस्ट अ वेबसाइट, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसपे लोग आकर अपना, आप अपनी कुछ भी बेच सकते हो। कल को आपकी कोई शर्ट पुरानी हो जाए ना, उसको लिस्ट करके बेच सकते हो, गारंटी दे रहा हूं बिक जाती है, अजमा लेना। नहीं तो कोई जीन्स पुरानी हो जाए, बोले चलो FB पे उस पर अकाउंट बनाना, लिस्ट कर देना, बिक जाएगी। OLX.com ये सब क्या है? दे आर नॉट प्रिंसिपल, दे आर जस्ट एजेंट। उनकी इनकम क्या है? कमीशन, कमीशन फीस। अब सोचिए IFRS 15 कितना लॉजिकली क्या क्या चीज समझा रहा है आपको। मजेदार IFRS है। जितने भी E-कॉमर्स ऑपरेटर हैं ये सब क्या करेंगे? कमीशन बेस्ड हैं, तो ये सब लोग क्या करेंगे? तो सिंपल है बेटा, IFRS ज्यादा थोड़ी रेवेन्यू मॉडल को पढ़ना है। अब हम एक और एग्रीमेंट आज के लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाएगा नहीं तो। IFRS सारे इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे तो। और IFRS का जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगा आपकी वैल्यू डबल तिबल होगी। आज बोल रहा हूं, सर्च कर लेना गूगल पे, लिंक्डइन पे, जमाने की वेबसाइट पे, जिसके पास IFRS में मास्टरी होती है उसकी कदर होती है।
कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका अगर ये सर्टिफिकेट आ गया ना आपके पास। देख लेना आप अपनी वैल्यू, 40% हाइक डाल देना सीधे। बहुत बड़ा प्रोफेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको चिरकुट मत समझ लेना कि बीकॉम पढ़ रहे हो आप। बिल्कुल हमारी कृपा बनी रहेगी सभी बच्चों पे अगर ईमानदारी से पढ़ते रहोगे। देखते हैं कितने दिन लाइव आते हैं। ईमानदारी से मेहनत करो, आपका करियर सेट होने वाला है, सही बोल रहा हूँ। 2022 आपकी जिंदगी बदलने वाला ईयर है, 2022। रीपर्चेस एग्रीमेंट के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट लिखे सर विदाउट सी आईएफआरएस का वैल्यू होता है इंडिया में? बिल्कुल होता है। किसने बोला कि सिर्फ सीए की को ही, बीकॉम की भी वैल्यू है। आपके पास नॉलेज की वैल्यू होगी, आपके आईएफआरएस सर्टिफिकेशन अगर एसीसीए का होगा, डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, 101% इसकी वैल्यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम सीए नहीं है तो क्या होगा। अरे सीए ही सब कुछ थोड़ी होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म आप शुरू कर सकते हो। ग्रेजुएशन तो एग्जाम देने के लिए जरूरी है। 12वीं पास कोई क्लास में ना बैठा हो स्टूडेंट, ध्यान रखना। मैं आंसर समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं बहुत सारे लोग चैट करे जा रहे हैं, तो हम क्लास पढ़ रहे हैं, किसी दिन और समझ लेंगे। तो रीपर्चेस एग्रीमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, बहुत हैवी वाला है, एग्जांपल है वो। जब तक आप मुझे वो करके देंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आईएफआरएस 15 को पूरी तरीके से खत्म करूं। आज वैसे संडे है, तो आप इसको कंप्लीट करके रखिए, अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और हमारे 2 आईएफआरएस बहुत अच्छे से कंप्लीट। और आपको एक काम अच्छा सा और करना है, आपको जो बुक्स दी गई है उसको भी रीड करना है। डेफिनेटली आईएफआरएस के बेसिस पे आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारा अकाउंटिंग वर्क, आप एक क्विक बुक सीख लो बस। सही बोल रहा हूं? सेकंड वीडियो में अभी ग्रुप पे डाल दे रहा हूं, सेकंड लेक्चर का। एलएमएस में आप मेल भेजो जरा, जिसने लिखा जिनको सेकंड का, आप जरा ईमेल आईडी लिखो चैट बॉक्स में। मैं आपको अभी एलएमएस में जोड़ रहा हूं, आपको सेकंड मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत बार मेल मैसेज कर चुके हैं। सारे मत लिख दो, मैं अभी मोहम्मद जिन्होंने लिखा था हम, तो सबने लिख दिया तो वो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, किसको जोड़ना है भी देखना पड़ेगा ना, वो कौन सी बैच में कौन है। अब ऐसे नाम नहीं आइडेंटिफाई होता ना, कोई बच्चे डेमो वाले भी तो मैं उनको नहीं, जो आप सबने लिख दिया तो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मोहम्मद आप लिखो बस केवल एक बार, बाकी सबको भी जोड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वो बच्चे, अभी कई लोग मोबाइल नाम से जुड़े जा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि कौन इस बैच में है कौन दूसरी बैच में है। तो थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे तो सबको जोड़ लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो सबने लिख दिए हैं तो फिर मेरे को थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत आएगी, किसको जोड़ना है भी समझ नहीं पड़ रही है। जोड़ लूंगा मैं एलएमएस में आप सभी को। दीपिका मैडम जी, जो दीपिका मैडम से टच में है उनको दीपिका मैडम को टच में करो। नाम तो सबको, आपको काउंसलरों के नाम पता होंगे ना, सिद्धांत है, गुरमीत है, हरजोत है, दीपिका मैडम है, सिमरन मैडम है, जिनका भी आपके साथ में कनेक्शंस हैं उनके साथ भेज दो, मैं एलएमएस में जुड़वा दूंगा आपको। जैन, हाँ जैन, जैन को भी भेज सकते हैं आप। आज मैं आपको सभी को ऐड में ऐड कर लूंगा, जैन को भेज देना जिसके पास जैन का नंबर हो। बुक्स में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आता है, ध्यान रखिए। आईएफआरएस सब एक ही कैटेगरी में है, बुक्स में कोई भी चेंज नहीं आता। आईएफआरएस रोज रोज चेंज नहीं होते हैं। तो अभी मैं एक स्टूडेंट कमरान को जोड़ रहा हूं, जिनका एम कमरान है। आपको मेल पे एक वो आ जाएगा, पहले देखता हूं आप एग्जिस्ट, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट में हैं, इसका मतलब आप पहले से जुड़े हुए हैं।
तो ये मैंने जोड़ लिया है, आप अब देख सकते हैं। और लेक्चर जो तीसरा चौथा लेक्चर जो हमारा चौथा लेक्चर होगा, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आगे वाले सारे स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि आप वहां पे देख पाएंगे इसको। जैसे मेरी फोटो बनी होगी, उसके अंदर ये पहला लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर, और अभी आईएफआरएस के कल का और आज का लेक्चर मिला के दोनों में अपलोड कर दूंगा। और कल वाला लेक्चर तो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं जाके। कल वाला, आज वाला यूट्यूब पे नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि सारे यूट्यूब पे नहीं डालते हैं। तो कल वाला आप देख सकते हैं आईएफआरएस, अगर किसी को देखना हो। एलएमएस में भी डाल दूंगा मैं, और लाइक वाइक कर देना उसको आप लोग। तो ये वाला, हम पढ़ने वाले लेक्चर है जिसको आप आईएफआरएस 15 का आपके सामने, कल वाला तो मैंने इस पर डाल दिया, जैसे मैं आपको हर आईएफआरएस के पहले, ठीक है जी। बाकी आज वाला मैं उसको डाल दूंगा, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल एलएमएस में जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे एक बार, सब जरा पहले लिस्ट पता चल जाए ना, क्योंकि कौन स्टूडेंट किस नाम से, कुछ बच्चे मोबाइल के नाम से आ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर के नाम से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो उससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। मैं किसी स्टूडेंट को पर्सनली नहीं जानता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो ऑब्जेक्ट सेगमेंट होता है, तो आप टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और ये लिंक जब आप, एक और मैं आपको बात बताते रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल पढ़ने, जब भी आपको एलएमएस में जोड़ा जाता है तो 10 मिनट तक उस लिंक को वैलिड रहता है, उसी बीच में आप एक्टिवेट कर लेना। आपको साथ में कैसे ऑपरेट करना उसका भी एक वीडियो आएगा, कल तक मैं सबको जुड़वा दूंगा जो जो उसमें है। चंदन जी आपने लिखा क्या, रिक्वेरीज तो रिजॉल्व क्या क्वेरीज है आपकी? अकेले चंदन अभी लिख दो, क्योंकि सब लिख रहे हैं तो इतनी सारी चैट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। अब इतने सारे लोग मैसेज लिखे जा रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा। सर प्लीज बुक का अरेंजमेंट करवा दीजिए। डेफिनेटली बुक्स आपकी कल डिलीवर हो जाएगी। कल बहुत सारे लोगों की बुक्स डिलीवर होने वाली है, ग्रुप में भी सभी को ऐड करा देंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मेल पे आप कर देना, मैं मेल पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। कोई ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये डाउट था, मुझे मेल कर दो, कल सबकी बुक्स निकल जाएंगी। 2-3 दिन में सबके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। और आप उन बुक्स को डिजिटली भी ले लीजिए, काउंसलर से बात करके डिजिटल अवेलेबल भी, तो डिजिटल में पढ़ लो। अभी इस हफ्ते में पूरा IAS 1 विद एग्जाम्पल और IFRS 15 जहां तक हमने पढ़ लिया पूरा, एक बार रीड करके वीडियो देख के बढ़िया नोट्स बना के अच्छे मेहनत कर लो, सही तरीके से आपको IFRS समझ में जाएगा। एक हफ्ते में 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं। हाँ, एक मितेश सर की भी रिकॉर्डेड है, उसको भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। मितेश सर भी क्लास लेते हैं, मैं भी लेता हूँ क्लासेस, तो मितेश सर की भी ऐड कर लेंगे। मितेश सर ने एडवांस में सारे IFRS पढ़ा रखे हैं। काउंसलर का नंबर नहीं है, रुकिए मैं जैन का आपको ना एक नंबर लिख देता हूं। काउंसलर का नंबर आप नोटिस कर लीजिए, मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे ना, एक्सेल पे लिख रहा हूँ। ये मिस्टर जैन है, एक सेकंड है ना, इनका नंबर मैं दे रहा हूँ। ये मिस्टर जैन हैदर हैं, 998888 722। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, IFRS का यही हैंडल करते हैं, पहले बता रहा हूं। आप बहुत सारे काउंसलर को और टच कीजिए 11 से 7 के बीच में, कई बच्चे संडे सैटरडे रात को 9-9 10-10 11-11 बजे, तो बेटा कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पढ़ाना हमने आपको 100% क्वालिटी से ही है। हाँ, एक में टेस्ट लेंगे बेटा, टेस्ट बिल्कुल लेंगे, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल आप सभी के टेस्ट होने ही वाले हैं, बिल्कुल होंगे टेस्ट। और टेस्ट बिल्कुल जैसे ही 3 IFRS कंप्लीट हो जाएंगे, IAS 1, IFRS 15 और 16, 15 16 1, उसके बाद टेस्ट होगा लाइव। देखूंगा कितने बच्चे बीच में भाग रहे हैं, ताकि दोबारा टेस्ट में उनको शामिल ना करूं। ये सब चेक करूंगा मैं, जो बच्चे लाइव आके बीच में भाग रहे हैं उनको भी चेक करूंगा। बिल्कुल टेस्ट होगा। ये मेंटोरशिप बैच चाहिए, मजाक करने वाली बैच थोड़ी। सब कुछ आपके पास IFRS का वो नॉलेज आने वाला है कि आपको IFRS के वीडियोस आपके पास रहेंगे, इसको सही तरीके से नॉलेज भी ले लिया आपने, तो आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया। ये नंबर लिख लीजिए, जैन हैदर का नंबर है ये। इनसे आप अभी मत टच कर देना, अभी वो बात नहीं करेंगे आपसे। सो
इसमें रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको पूरे मिल जाएंगे, और साथ में एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब इस आईएफआरएस की बैच में मैं कंप्लीट डिटेल जाने वाला हूँ, जितना डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मजा आ जाएगा कि सर हमने आईएफआरएस पढ़ा तो क्या पढ़ा, मेरी गुडविल का सवाल है। इसीलिए पूरा डिटेल आप जब अक्टूबर में एंड करेंगे ना बैच, आपको आईएफआरएस का वो नॉलेज होगा, बस आप रेगुलरली पढ़ते रहो। चलिए, तो अगले सैटरडे आप लोगों से मिलते हैं सभी से।